हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिमनी बाजार, तमकुही राज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। हम लोग इसके पहले कक्षा 12 का फिजिक्स का सेकंड पार्ट का जो है 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 लेक्चर में अगर देखा जाए तो हम लोग जो है आपका प्रकाश के गुण, प्रतिबिंब के प्रकार और दर्पण पर जो भी आपका जो है प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब का बनना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसके साथ साथ प्रकाश के परावर्तन और जो है दर्पण का उपयोग, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण का उपयोग हमने जो है इसके पहले वाले लेक्चर में, चूंकि प्रकाशिकी चैप्टर का कक्षा 12 का सेकेंड पार्ट का पहला ही चैप्टर है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी चैप्टर में हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोग हमारा तीसरा लेक्चर है आपका प्रकाशिकी ही चैप्टर का, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे आपका जो है दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र यह तब समझ में आएगा जब आपने पहला और दूसरा दोनों लेक्चर अच्छे से देखे होंगे। तो अगर नहीं देखे हैं तो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। हम जो है देखेंगे आपका बारी बारी से अवतल दर्पण के लिए, फिर उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखें तो अवतल दर्पण के लिए अगर देखा जाए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, यहां ध्यान दीजिएगा, यह हमारा एक अवतल दर्पण है। यह एक अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। मानकर चलिए कि इस अवतल दर्पण पर हमने आपका जो है कहीं पर भी मानकर चलिए इसका ये फोकस एफ है, और यहाँ पर जो इसकी वक्रता केंद्र सी है। यहाँ पर एक वस्तु मैंने जो है आपका जो है बिंदु आकार का एक वस्तु रखा है मुख्य अक्ष पर ही। यहाँ से अगर किरण हम भेज दें इस दर्पण पर, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका दर्पण पर किरण भेजे हैं। यहाँ से अगर जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात, आपका परावर्तन का नियम आपने पढ़ा है, सबसे पहले अगर यहाँ पर अभिलंब हम डाल दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभिलंब, अभिलंब कभी भी हम मुख्य वक्रता केंद्र से ही डालते हैं। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से अभिलंब डाल दें तो ये किरण, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आई कहा जाता है, आप जानते हैं। और इसी जितने आई होता है प्रकाश के परावर्तन में, जो आपतन कोण होता है उतना ही बड़ा परावर्तन कोण होता है। जितना कोण होगा इतना ही कोण पर इसको अगर देखा जाए तो जो है आपतित करा दे तो यह कोण आर होगा, यह आई होगा, यह आर होगा। अब यहाँ देखा जाए तो यह वस्तु है, वस्तु से लेकर और जो है आपका P, ये जो लौटा है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, मान कर चलिए I। अब यहाँ देखा जाए तो O से P की दूरी, O से P की दूरी को वस्तु की दूरी कहा जाता है, जिसको माइनस U से डिनोट करते हैं, क्योंकि दर्पण के आगे है तो माइनस U होगा। अब यहाँ प्रतिबिंब ये है, ये आपका जो है R है, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से P की दूरी जो होगा वह होगा माइनस का R। और फिर ये आपका जो है जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से P की दूरी जो होगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस का V होगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर एक बिंदु E हम ले ले रहा है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखा गया है, जिससे बनने वाला प्रतिबिंब I है, और इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच C से एक लंब डाला गया है, जिससे बनने वाला कोण आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है। वक्रता केंद्र इसकी वो जो वक्रता त्रिज्या R और वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V है, इतना मान लेंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम मानते हैं आपका जो है त्रिभुज
यम ओ सी की बात कर रहे हैं, यम ओ सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोण, ये कोण मान ले रहे हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको मान ले रहे हैं गामा। अल्फा बीटा गामा ये कोण मान लिए। अब थोड़ा सा एक गौर कीजिएगा, आपका यहां इस त्रिभुज की बात करें यम ओ सी, गौर कीजिएगा, यम ओ सी की बात करें तो ये अंदर की ये ऐसे त्रिभुज बना हुआ है आपका, ये डैश डैश करके मिलाए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर ये कोण जो है आई है, और फिर यहाँ पर आगे वाला यहाँ पर बीटा। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण का योग जो होता है बहिष कोण के बराबर होता है, बाहर का जो कोण है उसके बराबर इन दोनों कोण का योग होगा। तो अगर हम बात करें इसका, तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा, अगर हम आई और अल्फा को जोड़ दे तो बीटा के बराबर, बहिष कोण बीटा है तो आई और अल्फा को जोड़ दे तो क्या होगा, बीटा के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज एम ओ सी में, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस आई इजिकल टू बीटा, यानी आई प्लस अल्फा इजिकल टू बीटा, अल्फा प्लस आई इजिकल टू बीटा। तो यहां से अगर आई की वैल्यू निकाले तो आई बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब त्रिभुज आते हैं यम सी आई में, त्रिभुज यम सी आई में, यम सी आई, ध्यान दीजिए, तो बीटा और आर मिलकर गामा होगा, बीटा और आर मिलकर गामा होगा। ये गामा बहिष कोण है तो बीटा और आर और बीटा मिलकर गामा होगा। तो लिख सकते हैं आर प्लस बीटा इजिकल टू गामा, यहां से आर की वैल्यू निकाले तो गामा माइनस बीटा, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहा है, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड परावर्तन के नियम से लिख दे रहे हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से अगर बात करें तो कोण आई बराबर होता है कोण आर। अब पढ़े हैं, कोण आई की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा बराबर आर की वैल्यू हो गया गामा माइनस बीटा। बीटा को एक पास कर रहे हैं तो बीटा ये इधर आएगा तो प्लस का बीटा हो जाएगा, इक्वल टू इधर गामा है, इधर जाएगा तो प्लस के अल्फा। इसको लिख सकते हो टू बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। ये हमारा आपका मानकर चलिए इक्वेशन थर्ड लिख ले रहे हैं। अब एक काम करते हैं, तीनों अल्फा बीटा गामा का मान निकाल दे रहे हैं, यहाँ से अल्फा बीटा गामा का मान निकाल कर इसमें रख दे रहे हैं। तो सूत्र हम पढ़े हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोण बराबर सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है। अगर यहाँ से अल्फा के मान निकाले, ये कोण अल्फा है तो अल्फा का मान अगर निकाले तो कोण, कोण ध्यान दीजिएगा अल्फा, यहाँ से कोण बराबर कोण हो गया अल्फा, चाप, चाप इसको कहेंगे, ये वाला चाप है यम पी, यम पी, यम पी चाप है, और त्रिज्या यानी अल्फा का मान निकाल रहा है तो ओ से लेकर पी की दूरी। तो लिख सकते हो अल्फा बराबर चाप है यम पी, अब बटे, अब त्रिज्या यहां से लेकर और पी की दूरी आपका ओपी लिख सकते हैं ओपी। उसी तरह अगर बीटा के मान निकाले, बीटा ध्यान दीजिएगा, तो चाप तो यही होगा यम पी, लेकिन जो त्रिज्या होगा सी पी होगा, सी से पी की दूरी, तो यह हो जाएगा यम पी अब बटे सी पी। अगर गामा की बात करें तो गामा यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाप वही होगा यम पी अब बटे आई पी, आई पी। अब ये मान उठाकर रख दे रहा है, अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा तथा गामा का मान, गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान भर दे रहा है अल्फा बीटा गामा का, तो मान भरेंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा समीकरण 3 हमारा है 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, यहाँ मान भर दे रहा है 2 गुणे बीटा, बीटा का मान है यहाँ ध्यान दीजिएगा एम पी, एम पी बटे सी पी आई इक्वल टू गामा, गामा, गामा का मान है एम पी अब बटे आई पी प्लस अल्फा, अल्फा का मान ये है एम पी अब बटे ओ पी। अब एक काम कीजिएगा, एम पी दोनों तरफ है, इधर भी एम पी है बराबर वाले बराबर की बात है, एम पी खत्म हो जाएगा तो 2 बटे सी पी बराबर 1 बटे आई पी,
अब प्लस 1/OP, उसमें से मान भर दे रहे हैं 2/CP का मान, C से लेकर और P का मान माइनस का R है, C से लेकर P का मान माइनस का R है, तो माइनस R लिख दे रहे हैं इक्वल टू 1/IP, I से लेकर और P का मान है माइनस के V, माइनस भी हो गया, प्लस 1/OP, O से लेकर P का मान माइनस के U, माइनस दोनों तरफ हट जाएगा, यानी 2/R इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको लिख सकते हो 2/R को लिख सकते हैं 2F, R बराबर 2F होता है, तो 2F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये हमारा हो जाएगा आपका अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा अवतल दर्पण के लिए, अब उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो चलिए अब उत्तल दर्पण के लिए अब उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले फिगर हम देखें, उत्तल दर्पण के मान के चलिए यह उत्तल दर्पण है, यह हो गया उत्तल दर्पण, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर ध्रुव P हो गया, यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र C हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु O है और यहाँ से एक किरण अगर भेज दे इस पे, तो ध्यान दीजिएगा ये किरण आपतित किरण है, यह तो आपतित किरण जब भेजे हैं तो फिर इस पर अभिलंब हमको चाहिए, तब जाकर परावर्तित होगा, परावर्तित कराएंगे तो यहाँ से C से ही अभिलंब भेजा जाता है, तो C से अगर अभिलंब हम भेज दें, ध्यान दीजिएगा ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा दे रहा है, ये अभिलंब है, तो ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होगा वह होगा I होगा। अब गौर कीजिए, अब यह जितना यह I होगा उतना ही R भी होगा, तो यहाँ से पुनः जो है हम ये परावर्तित किरण भेज दे रहे हैं और ये जो मान होगा वह होगा R, और ये पीछे अगर बढ़ा दे इसको, क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर बसते तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसको अगर पीछे बढ़ा दे तो गौर कीजिएगा, मान के चलिए यहाँ पर I है, प्रतिबिंब बना हुआ है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये R है तो ये भी होगा R, अरे भाई सिर्फ अभिमुख कोण से, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा, यहाँ एक बिंदु ले रहा है यम, कोई दिक्कत समस्या कोई फिगर में आगे। चलिए उसी तरह जिस तरह इसके पहले हम जो है किया है अवतल में, अब करेंगे उत्तल में। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी की बात करें तो उसी तरह अब त्रिभुज लेते हैं, माना वगैरह इसमें भी मान लेंगे, अब त्रिभुज लेते हैं यम ओ सी में, यम ओ सी में लिख रहा है त्रिभुज यम ओ सी में, गौर कीजिएगा सेम उसी तरह यम ओ सी अल्फा, अल्फा इधर कोण है, ये एम ओ सी त्रिभुज लेते एक अल्फा अंदर का कोण है और एक गामा है, और बाहर का इसका बहिष्ठ कोण आई हो रहा है, बाहर का ये दोनों कोण के योग के बराबर आई होगा, तो लिख सकते हैं आई बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा है। उसके बाद त्रिभुज ले रहे हैं यम आई सी में, यम आई सी में, यम आई सी में त्रिभुज यम आई सी में, अब यम आई सी में देखिए यम आई सी,
तो एम आई सी में ये आर है, ये गामा है, होगा बीटा के बराबर। आर प्लस गामा लिख सकते हैं, आर प्लस गामा इजिकल टू बीटा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दे तो बीटा माइनस गामा, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब यहां से देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से अगर बात करें, प्रकाश के परावर्तन से कोण आई या बराबर कोण आर होगा। अब यहाँ मान भर दे, आई की वैल्यू है आपका अल्फा प्लस गामा इजिकल टू आर की वैल्यू है बीटा माइनस गामा। गामा को एक पास कर रहा है, इसको उधर भेज दे रहा है, तो गामा ये हो जाएगा प्लस फिर गामा, अब बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ध्यान दीजिए गामा माइनस का इधर आया तो प्लस के, यानी 2 गामा बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। इसको समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत, बीटा माइनस गामा। अब ध्यान दीजिए, अब एक काम करते हैं, वही सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहां से अगर वैल्यू निकालें, ध्यान दीजिएगा जैसे उसमें निकाले थे सेम इसी तरह अगर अल्फा का मान निकालें तो अल्फा बराबर हो जाएगा, देखिए अल्फा बराबर ये कोण हो गया, और जो है यह जो है त्रिज्या चाप इसका हो जाएगा वही एम पी, और ये जो है त्रिज्या ओ पी, तो लिख सकते हो एम पी अब बटे ओ पी। बीटा की बात करें, ये है बीटा तो एम पी चाप एम पी, अब बटे ये जो है आई पी। उसी तरह गामा की बात करें तो एम पी अब बटे गामा यहाँ है तो यह हो जाएगा पी सी। अब यहां से बात करें, ये मान उठाकर भर दे रहा है अल्फा बीटा तथा गामा का मान, गामा का मान समीकरण 1 में समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दे रहा है, अल्फा बीटा गामा का मान उठाकर इस समीकरण में रख दे रहा है, तो समीकरण हमारा है 2 गामा इजिकल टू बीटा माइनस अल्फा। यह मान भर रहा है 2 गुणे गामा का मान, गामा का मान है एम पी बटे पी सी, एम पी बटे पी सी इजिकल टू बीटा, बीटा का मान है एम पी अब बटे आई पी, ये बीटा का मान, और माइनस अल्फा का मान एम पी अब बटे ओ पी। यहाँ ध्यान दीजिएगा एम पी दोनों तरफ है, खत्म हो जाएगा, तो 2 बटे पी सी अब बराबर 1 बटे आई पी माइनस 1 बटे ओ पी। अब गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पी सी, पी से लेकर सी की वैल्यू को आर कहा जाता है, दर्पण के पीछे प्लस का होगा आर होगा, तो यहाँ लिख सकते हो 2 बटे आर इजिकल टू 1 बटे आई पी। आई से लेकर पी की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहा जाता है, भी कहते हैं उसको, तो यह हो जाएगा भी माइनस 1 बटे ओ पी, ओ से लेकर पी की दूरी को माइनस यू कहा जाता है, तो यह हो जाएगा माइनस यू। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हो 2 बटे 2 एफ, आर को लिख सकते हैं 2 एफ 1 बटा भी, या माइनस में प्लस हो जाए 1 बटा यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू। ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, नोट कर लीजिए। वीडियो को 1-2 बार बैक करके जब देख लीजिएगा तो एकदम कन्फर्म समझ में आ जाएगा। हो गया, नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है रेखीय आवर्धन। अगला हेडिंग है रेखीय आवर्धन। चलिए देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन,
रेखीय आवर्धन, ध्यान दीजिएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन जानेंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन को सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है और यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अब बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। इसका मतलब ये हुआ कि यह हम लिख सकते हैं परिभाषा, रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई, लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं और जो है यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब थोड़ा सा एक बात गौर कीजिएगा, इसकी अगर बात करें हम मात्रक की, तो मात्रकहीन होता है, यह आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब कोई मात्रक नहीं होता है तो यह इसका बीमा भी नहीं होगा, तो इसका यह लिख सकते हैं यह मात्रकहीन होता है, यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है, लिख सकते हैं बीमाहीन होता है। जब मात्रक नहीं है तो इसका बीमा भी नहीं होगा, तो यह मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस जो है एक चीज थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये यम का मान जो होगा आपका, यम का मान यदि 1 के बराबर हो, यम का मान 1 के बराबर हो तो होगा क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये ध्यान दीजिएगा, अगर जो है यम का मान 1 है, आवर्धन 1 है, तो जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा वस्तु की भी लंबाई होगा। अब अगर देखा जाए यम ग्रेटर देन 1 हो, यम 1 से अगर बड़ा हो तो यह प्रतिबिंब की लंबाई जो होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यह ग्रेटर होगा आपका वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बड़ा है, वस्तु यम का मान ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा होने का मतलब प्रतिबिंब बड़ा होगा और वस्तु की लंबाई छोटा होगा। और यही यम लेस देन 1 हो तो प्रतिबिंब भी होगा उसी तरह, प्रतिबिंब की लंबाई जो होगा वह लेस देन होगा वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई। नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए, हो गया। आगे बढ़े, चलिए अब इसका जो रेखीय आवर्धन यम है, इसके लिए हम सूत्र फाइंड आउट करेंगे क्या होता है आपका। तो यहां से देखिए आपका अगर देखा जाए तो क्या हो गया, चलिए आगे यहाँ गौर कीजिएगा। मानकर चलिए यह एक अवतल दर्पण, यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, यह मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया। मानकर चलिए कि यहाँ यह F हो गया, यह C हो गया। यहाँ पर एक वस्तु रखे हैं, यहाँ पर मानकर चलिए एक वस्तु है, O डैश एक वस्तु है, जहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहा है। मुख्य अक्ष जब समांतर भेजेंगे तो फोकस से लौटेगा, फोकस से लौटा दे रहा है। एक किरण हम भेज दे रहा है वक्र ध्रुव से, ध्रुव से जब भेजेंगे तो पुनः उतना ही कोण पर यह जो है रिटर्न होगा।
तो यहाँ पर मिला हुआ है, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ मान के चलो प्रतिबिंब आई और आई डैश है, ये प्रतिबिंब बना हुआ है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपका अगर हम एक त्रिभुज ओ डैश पी, ओ डैश पी और आई डैश पी की बात करें, ओ डैश पी और आई डैश पी की बात, तो दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। तो लिख सकते हो त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी में पी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ओ डैश और आई डैश ये समरूप त्रिभुज है। यदि समरूप त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, आपका ओ डैश बटे हो जाएगा आई डैश और बराबर हो जाएगा आपका ओपी अब बटे हो जाएगा आईपी। यार इसको पढ़े हैं आप, ऐसे ही थोड़ी लिख दे रहे हैं भाई, पढ़े हैं। आपका जब समरूप त्रिभुज है तो इसका लंब और इसका लंब में जो अनुपात होगा वही इसके जो है आपका जो आधार में भी अनुपात हो जाएगा। तो वही लिखे हैं ओ डैश इसका लंब और फिर इसका लंब आई डैश बराबर ओपी, ओ से पी की दूरी और फिर आई पी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मान पर चलते हैं हम, आपका इसको मान ले रहा है यच, इस वस्तु की लंबाई को यच मान ले रहा है और इसको मान ले रहा है यच डैश। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ओ डैश का मान अगर देखें तो ओ डैश का मान है यच अपान आई डैश यच डैश। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपका यह जो होगा आपका चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर पॉजिटिव होगा, अब बटे आई डैश से नीचे है तो यह जो है आपका वस्तु की लंबाई माइनस का यच डैश हो जाएगा इजिकल टू ओपी, ओ से लेकर पी की दूरी को, ओ से लेकर और पी के बीच की दूरी को, जहाँ वस्तु है वस्तु से ध्रुव की दूरी को वस्तु की दूरी कहा जाता है और वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। और यू का मान जो होगा अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक माइनस के यू होगा और प्रतिबिंब की बात करें तो यह माइनस का भी होगा। तब देखिए, अब यहाँ पर ओपी का मान देखें तो माइनस का यू बटे आई पी, आई से लेकर पी की दूरी को माइनस को भी कहते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह यच अपान यच डैश इजिकल टू यू बटे भी। एक काम करते हैं, इसको हम पलट देते हैं दोनों को, तो इसको लिख सकते हो यच डैश अपान यच इजिकल टू भी बाई यू। यू को माइनस को अगर उधर भेज दें तो यह हो जाएगा यच डैश अपान यच इजिकल टू माइनस भी बाई यू। ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ये क्या है? वस्तु की लंबाई। ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। यच डैश प्रतिबिंब की लंबाई, यच वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को अभी हम लिखे थे, ये आपका यच डैश और यच डैश का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और यच का मतलब वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को अभी आवर्धन कहे हैं जिसको यम से डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह पर अगर यम भर दें तो यह हो जाए माइनस भी बाई यू। ये हमारा आवर्धन का सूत्र निकलता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये यम का और भी फार्मूला होता है, एक तो माइनस भी बाई यू दिखाई दे रहा है, इसका एक आई बाई ओ भी होता है, आई बाई ओ, और यच डैश अपान यच भी होता है। तो यह हमारा आवर्धन का फार्मूला हो जाता है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत? नोट हो गया? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। अब लगभग अगर देखा जाए तो प्रकाश की चैप्टर में जो प्रकाश का परावर्तन था, परावर्तन का जो भी जो प्रक्रिया थी, मतलब परावर्तन जो भी था वह जो है समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जो है अगले लेक्चर में प्रकाश के अपवर्तन को चालू करेंगे। क्योंकि प्रकाश की ही चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, तो पार्ट करके हम लोग जो है पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से जिससे आप न देख सकते हैं न हम बना सकते हैं। इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके आप जो है को बनाया जा रहा है आपके लिए, ताकि आसानी से देख सके और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम पुनः जो है अपना अगला लेक्चर यानी जो है लेक्चर नंबर 4 यानी चौथे जो है पार्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।